हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में देखिए हमने प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक का हमने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आंसर जो है एमसीक्यू का प्रोवाइड करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि हमारा जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, इन सबका आपको सलूशन आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिफिलिस एक किस प्रकार का जनित यौन संचरित रोग है। तो जो सिफिलिस रोग होता है, जिसका दूसरा नाम उपदंश रोग भी होता है, सिफिलिस रोग की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है, ये हमको पता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, लैंगिक रूप से संचरणशील रोग है। लेकिन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि सिफिलिस और गोनेरिया ये दोनों रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, यानी कि जीवाणु के कारण। तो आपको याद रखना है कि सिफिलिस जो है यह एक जीवाणु जनित यौन संक्रमित रोग है। तो हमेशा आपको याद रखना सिफिलिस जो है एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एड्स बीमारी में क्या होता है। जो एचआईवी है यानी जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, ये किन कोशिकाओं को नष्ट करता है। देखिए हमको पता है कि जब एड्स रोग हो जाता है तो इससे हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं होती है जो कि नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो एड्स बीमारी के कारण जो एचआईवी वायरस होता है ये किसको नष्ट कर देता है? तो आपको याद रखना है प्रतिरक्षा कोशिकाओं को। किनको नष्ट करता है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं को। प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है एचआईवी वायरस। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सन कब स्टार्ट किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब स्टार्ट किया गया? तो आपको याद रखना है 1952 में। कब? 1952 में, यानी 1952 में। हालांकि अब परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो नाम है वो बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया था। मतलब जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको याद रखना है थॉमस आर माल्थस। किसके द्वारा? थॉमस माल्थस के द्वारा। तो आपको याद रखना है थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस के द्वारा जनसंख्या का सिद्धांत लिखा गया था, थॉमस माल्थस। ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, थॉमस माल्थस। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में जो शुक्र वाहिनी होती है जिसको वाश डिफरेंस बोलते हैं, इसके बंध्यकरण को हम क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम पुरुषों की शुक्र वाहिनी या वाश डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या कि मानव जनसंख्या का अध्ययन या जनसंख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो आप डेमोग्राफी या जनसंख्यिकी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेमोग्राफी या जनसंख्यिकी। तो डेमोग्राफी कहलाता है या जनसंख्यिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है जन्म दर व मृत्यु दर का अनुपात जो है वो जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स। तो आपको याद रखना है जो जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात है वो कहलाता है जैविक इंडेक्स। जैविक इंडेक्स कहलाता है। देखिए कहीं कहीं पे जैविक सूचकांक लिखा मिलता है तो वो हिंदी नाम है इसी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैविक इंडेक्स या जैविक सूचकांक जो है ये आपको याद रखना है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात या रेशियो कहलाता है। ठीक, तो आप सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट इतना कवर कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों का। चलिए अब इसके बाद जो हमारे अगले क्वेश्चन है, इसके बाद अब हमारे देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। चलिए आपको यहां पे अब सत्य असत्य बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सत्य। तो पहले में आपको लिख लेना है सत्य। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि सभी प्रकार के जो यौन संक्रमित रोग होते हैं यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं, ये क्या पूरी तरह से उपचार इनका योग्य होता है, मतलब इनका क्या पूरी तरह से उपचार किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि एड्स हो गया, इसके अलावा जो हर्पिस वायरस हो गया, ये ऐसे वायरस के कारण होने वाले डिसीज हैं जिनका की पूरी तरह से उपचार नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सभी प्रकार के यौन संचरित रोगों को पूरी तरह से उपचार करने योग्य नहीं है, तो यानी ये हो जाएगा आपका असत्य। तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका असत्य। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है? तो जी बिल्कुल सहायक होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाधारण या गर्भधारण की जो तकनीकें होती है, इन तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो गर्भाधारण की जितनी भी तकनीकें हैं, क्या सभी तकनीकों में हम भ्रूण को डायरेक्ट गर्भाशय में ही स्थानांतरित कर देते हैं? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं देखी है जिसमें हमने भ्रूण को डायरेक्ट गर्भाशय में स्थानांतरित नहीं किया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका असत्य। चौथा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा असत्य। ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है यह गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है? तो बिल्कुल, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियां आती है, चाहे वो माला डी, माला एन या सहेली, कोई भी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, आप देखेंगे कि उनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स मिले होते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित रहता है, यानी ये भी हो जाएगा आपका क्या? सत्य। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य वाले जो उत्तर दिए गए हैं इसको। तो अब आपको देखना है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए, पहला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का नाम लिखिए। मतलब जनन स्वास्थ्य के लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसको हम बोलते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या बोलते हैं हम इसको? परिवार नियोजन कार्यक्रम बोलते हैं। तो इसका नाम आप लिख लेंगे यहां पे परिवार नियोजन कार्यक्रम। यहां पे आप लिख लेंगे पहले नंबर का आंसर परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या लिखना है आपको? परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, तो आपको लिख लेना है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम लिखिए। ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम गर्भावस्था में ही आनुवांशिक रोगों का पता लगा सकते हैं? तो आपको याद रखना है उस विधि का नाम क्या है? एमनियोसिंथेसिस। क्या है? उस विधि का नाम है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी विधि है, यहां पे आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, एमनियोसिंथेसिस। तो देखिए एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम जब कोई भी भ्रूण जो है गर्भाशय के अंदर रहता है, भ्रूणी अवस्था में रहता है, मतलब तभी हम उसके अंदर जो भी आनुवांशिक विकार हैं उनका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लिंग है उसका भी परीक्षण कर सकते हैं। होने वाली संतान जो है पुत्र या पुत्री होगा, इसका भी हम पता लगा सकते हैं एमनियोसिंथेसिस विधि के माध्यम से। तो आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था में आनुवांशिक रोगों को पता किस विधि के माध्यम से लगा सकते हैं? तो आपको याद रखना है एमनियोसिंथेसिस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आईयूडी का पूरा नाम लिखना है। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है? आईयूडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है? आपको याद रखना है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये हो गया इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये होता है आईयूडी का पूरा नाम। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कभी कभी आईयूडी की जगह में यहां पे आईयूसीडी भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी सेम है, बस फुल फॉर्म में क्या हो जाएगा? आईयूसीडी। बस एक सी आ जाएगा यहां पे एक्स्ट्रा, तो उसका मतलब हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी अगर आईयूसीडी का पूरा नाम पूछता है तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है जनन क्षमता में कमी होना क्या कहलाता है?
किसी कारणवश देखिए जनन में क्षमता हो जाती है, अर्थात कुछ दंपतियों में देखे होंगे आपकी लगातार असुरक्षित संभोग के पश्चात भी जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जनन क्षमता में कमी होना बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जनन क्षमता में कमी होना क्या कहलाता है, यह कहलाता है, आपको याद रखना है, वंध्यता या बांझपन कहलाता है, या इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इनफर्टिलिटी आप लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है बांझपन या बंध्यता कहलाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बांझपन या बंध्यता, बांझपन या बंध्यता कहलाता है, बांझपन या बंध्यता, ठीक। तो ये होता है बंध्यता या बांझपन, या इनफर्टिलिटी भी आप लिख सकते हैं। तो जनन क्षमता में कमी होना इनफर्टिलिटी, बंध्यता या बांझपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं, लिखिए। तो मातृ मृत्यु दर में आपको क्या लिखना है कि देखिए किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर एक निश्चित समय पे आप देखेंगे अगर 1 लाख व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, कितने व्यक्ति, अगर 1 लाख लोग नए बच्चों का जन्म हो रहा है, उस कंडीशन पे या उस समय जो प्रसव या गर्भावस्था की समस्या से जो भी महिलाएं मृत्यु होगी, जिन महिलाओं की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर। तो मतलब मातृ का मतलब होता है एक प्रकार से, मृत्यु दर का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि जो मृत्यु तो होगी, तो सीधी सी बात है प्रति 1 लाख, 1 लाख का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख नए बच्चों का जन्म हुआ, तो 1 लाख यहां पे आप, हाँ 1 लाख बच्चों का अगर जन्म हुआ, अब इस 1 लाख बच्चों का जन्म तो हुआ किसी भी समय पे, तो जिस समय पे 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है उसी समय पर कितनी मादाएं जो है, कितनी फीमेल जो हैं वो प्रसव की क्रिया के दौरान या गर्भावस्था के कारणों से मृत हुई हैं, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आईवीएफ उपचार में जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का नाम लिखना है। तो आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या आप ये कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के माध्यम से सबसे पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लुइस ब्राउन। क्या है, लुइस ब्राउन, आपको याद रखना है लुइस ब्राउन। ये एक लुइस ब्राउन, ये आपको याद रखना है लुइस ब्राउन, ठीक। अगला क्वेश्चन है जिफ्ट का पूरा नाम बताना है। तो जिफ्ट का पूरा नाम आप यहां पे लिख सकते हैं नीचे। जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो आप हिंदी इंग्लिश किसी से भी लिख सकते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये हो जाएगा ZIFT का पूरा नाम, यानी जिफ्ट का पूरा नाम क्या होगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यौन संचरित रोगों को हम संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं। शॉर्टकट में हम यौन संक्रमित रोगों को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है STD। क्या याद रखना है, STD। और STD का कभी कभी आपसे पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या याद रखना है आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे चैप्टर जो हमारा 3 है, इस चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन बैंक के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। इसी प्रकार से हम आप लोगों को चैप्टर 4 और चैप्टर जो 5 आने वाला है आपके एग्जाम में, यानी जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, उन सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो है खत्म होने के बाद हम आपको इनके क्वेश्चन जो है 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंकों वाले, इनकी भी कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराएं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।